सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कम्युनिकेशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी व अन्य प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान विषय के विषय में जो अति महत्वपूर्ण विचारक माने गए हैं अरस्तू के विषय में। अरस्तू के विषय में अगर बात की जाए तो सामान्यतः महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लाए हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो जो माना गया है, पहला प्रश्न है कि अरस्तू राजनीति शास्त्र को किसका अंग मानता है। तो ध्यान रखेंगे भैया, अरस्तू जो है राजनीति शास्त्र को अरस्तू राजनीति शास्त्र को किसका अंग मानता है, तो इसका जो उत्तर आया है वो है नीति शास्त्र। अरस्तू राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का उत्तर मानता है, ये इसका सही उत्तर है। आगे लोग बढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान किया गया है किसके द्वारा, तो ये अरस्तू के द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह उपस्थित हो रहा है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर चर्चा की जाए तो सामान्यतः माना जाता है कि जो राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वो अरस्तू के द्वारा एथेंस में हुई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला उत्तर ये बताया गया है कि प्रथम वैज्ञानिक विचारक किसे माना जाता है। भैया ध्यान रखेंगे, जो प्रथम वैज्ञानिक विचारक हैं वो अरस्तू को माना जाता है। जी, प्रथम वैज्ञानिक विचारक अरस्तू को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अरस्तू ने किस विषय को अपने अध्ययन का आधार बताया है या मूलाधार बताया है, तो अरस्तू ने इतिहास विषय को अपने अध्ययन का मूलाधार बताया है। अगला प्रश्न है, अरस्तू ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, तो भैया अरस्तू ने अर्थशास्त्र को वैयक्तिक भलाई का शास्त्र कहा है। अर्थात उनका मानना था कि अर्थशास्त्र के माध्यम से व्यक्ति अपना जो व्यक्तिगत जीवन है उसे एक सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसने कहा है, तो ये अरस्तू ने कहा है। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, किसने कहा, तो ये रूसो ने कहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे भैया, अगला प्रश्न है कि अरस्तू के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं या अरस्तू के अनुसार शासन के कितने अंग बताए गए हैं, तो इसका सही उत्तर ये बताया गया है कि अरस्तू के अनुसार शासन के जो अंग बताए गए हैं वो 3 अंग बताए गए हैं। इसमें अगर देखा जाए सबसे पहला माना गया है नीति निर्धारक अंग है, दूसरा प्रशासकीय अंग है और तीसरा न्यायिक अंग है। अगर हम अरस्तू की शासन प्रणाली की बात करते हैं तो सामान्यतः इसमें यह बताया गया है कि अरस्तू का जो राज्य होगा वो एक आदर्श राज्य होगा जिसकी संख्या ना तो बहुत ज़्यादा होगी और ना तो बहुत ही कम होगी, बल्कि इसके राज्य में सामान्यतः वही नागरिक माने जाएंगे जो सामाजिक व्यवस्था से परिपूर्ण हैं या राज्य के कार्य में जो अपना सहयोग दे रहे हैं उनको ही इसमें नागरिक माना जाएगा। आगे देखते हैं भैया, अगला जो प्रश्न आया है कि संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका ये उत्तर सही माना गया है कि संविधानवाद का जो जनक है वो अरस्तू को माना जाता है। अरस्तू ने एथेंस के संविधान का जब कह सकते हैं कि उसका लेखन किया था तो इससे पहले लगभग उन्होंने 360 देशों की शासन प्रणाली का अध्ययन किया था। उसके बाद में इन्होंने इस संविधान का लेखन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो बताया गया है, प्लेटो ने अपनी अकादमी का मस्तिष्क किसे कहा है, तो ये अरस्तू को कहा है। देखिए आपको ध्यान रखना है, जो अरस्तू हैं इनका जन्म 384 ईसा पूर्व को मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। ये वही मकदूनिया शहर है जहाँ पर जो कह सकते हैं कि महान सिकंदर का जन्म हुआ था, ये उसी शहर की बात यहाँ पर हो रही है। इनके जो पिताजी थे वो एक शाही चिकित्सक थे और 17 वर्ष की अवस्था में अरस्तू प्लेटो की कह सकते हैं महानता से परिचित होकर के एथेंस आता है और उसके बाद में यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें वो प्रवेश लेता है और एक बहुत योग्य कह सकते हैं कि छात्र साबित होता है आगे चल करके। इसलिए अधिकतर विद्वानों ने या समालोचकों ने प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क अरस्तू को कह दिया है। उसके बाद में क्या होता है कि एक और यहाँ पर घटना ये घटती है कि जैसे ही प्लेटो का देहांत हो जाता है तो अरस्तू ये चाहता है कि अब हमें यहाँ का एक शिक्षक बना दिया जाए या कह सकते हैं कि सर्वेश्वर बना दिया जाए, परंतु अरस्तू विदेशी होता है, इस कारण प्लेटो के भतीजे को शासन प्रणाली सौंप दी जाती है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे भैया। अगला प्रश्न इस प्रकार से बताया गया है कि अरस्तू के विद्यालय का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे भैया अरस्तू का जो विद्यालय था वो लिस-यिम था। जैसे अभी आपको बताया गया है कि जो प्लेटो का भतीजा था वो प्लेटो की जो अकादमी थी उसमें वो प्रवेश कह सकते हैं कि उसका वो मुख्य कर्ता धर्ता बन जाता है। तो इससे कुछ समय के बाद अरस्तू क्या करते हैं कि प्लेटो की जो अकादमी है उसे छोड़ देते हैं और एशिया माइनर में आते हैं और अपना एक स्वयं का विद्यालय स्थापित करते हैं जिसका नाम वो लिस-यिम रखते हैं। आगे बढ़ेंगे भैया, अगला प्रश्न बताया गया है कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखेंगे पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तू माने जाते हैं। ध्यान रखना है भैया, ये राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना जैसा कि अगला कथन भी बता दिया गया है, ये वारकर ने कहा है
राजनीति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, और जो राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है वो प्लेटो की जो पॉलिटिक्स है वही मानी जाती है। अगर देखा जाए तो भैया माफ कीजिए अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है वो मानी जाती है। देखिए अरस्तु ने लगभग 400 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी कि जो प्रसिद्धि का आधार माना गया है वो पॉलिटिक्स ही माना गया है। पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो जो राज्य संबंधी विचार माने गए हैं, या इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं, जैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने को आता है कभी, हालांकि अगर हम एमए में उठाते हैं या बीए में उठाते हैं इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु ये माने गए थे कि अरस्तु पहले विचारक हैं जिन्होंने राज्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, राजनीति विज्ञान को उन्होंने स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा प्रदान किया, उसके साथ साथ ये सत्यवादी या यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं। इनकी जो पद्धति थी भैया वो वैज्ञानिक पद्धति थी, और उन्होंने राज्य के जो पूर्ण सिद्धांत था उसका क्रमबद्ध निरूपण किया था, अर्थात ये पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने राज्य का क्रमबद्ध वर्णन किया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो सरकार है उसके अंगों का भी निरूपण किया है और कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार जो राज्य है उसमें सर्वोच्च संस्था कानून मानी गई है। इसके साथ साथ इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं की जो वित्तीय व्यवस्था या कह सकते हैं कि उसे आर्थिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कथन बता ही दिया गया था कि पॉलिटिक्स राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो भैया ये कथन बारकर का है। आगे देखते हैं कि प्रजातंत्र के प्रमुख आलोचक हैं। तो देखिए प्रजातंत्र की आलोचना प्लेटो ने भी की है, और जो उनके शिष्य हुए हैं अरस्तु, दोनों ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रजातंत्र की आलोचना की है। उनका ये मानना है कि सामान्यतः प्रजातंत्र में अगर देखा जाए तो जो न्याय प्रणाली है वह उचित रूप से स्थापित नहीं हो पाती। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से बताया गया है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का। देखिए अरस्तु का जो आदर्श राज्य था, जैसा मैंने अभी बताया, तो इनका ये मानना था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो समझौते से हुई है। ये सामाजिक समझौते सिद्धांत के पक्षधर माने जाते हैं अरस्तु, और सामान्यतः इन्होंने यह भी प्रतिपादित करने का प्रयास किया था कि एक धारणा दी थी आदर्श राज्य। इनका मानना था कि जो आदर्श राज्य होगा, आदर्श राज्य में शासन का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम जीवन प्रदान करना है, जिसके लिए वो साधारणतया समर्पित माना जाता है। इसके साथ साथ अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं उसमें इन्होंने ये बताया है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। राज्य का इनका मानना है कि राज्य सर्वोत्तम समुदाय है, और इन्होंने ये भी बताया है कि जो राज्य का स्वरूप होता है वो जैविक होता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, या कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन माना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अगला जैसे बताया गया कि अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है, तो इनके अनुसार जो राज्य होगा वो सकारात्मक होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि अरस्तु के अनुसार जी राज्य के लिए अति आवश्यक क्या है, तो उनका ये मानना है कि जो राज्य के लिए अति आवश्यक संविधान है। देखिए पहला वैज्ञानिक या कह सकते हैं कि वास्तविक या कह सकते हैं कि आदर्शवादी जो संविधान प्रस्तुत किया था तो वो अरस्तु ने प्रस्तुत किया था, और वो संविधान एथेंस का संविधान माना जाता है। जैसे बीए या एमए हो गया, या आपका टीजी टीम ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो भैया ये यूनान या फिर कह सकते हैं कि एथेंस में हुई थी। तो इनका जो संविधान था उसमें यह बताया गया था कि राज्य व पदों को संगठित किया जाए और योग्य व्यक्तियों को ही पदों पर कह सकते हैं कि आसीन किया जाए। उसके साथ साथ इनका यह मानना था कि संविधान ही सर्वोत्तम सत्ता है और उसके अनुसार शासन किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने यह भी बताया है कि जो संविधान है वो अति आवश्यक है, संविधान के अनुसार ही शासन चलाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भैया ये बताया गया है कि अरस्तु ने डेमोक्रेसी किसे कहा है, तो ध्यान रखना है भैया अरस्तु ने जो डेमोक्रेसी कहा है वो भीड़ तंत्र को इन्होंने डेमोक्रेसी का नाम दिया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के अनुसार शारीरिक शिक्षा की अवधि कितनी है, तो उनका ये मानना है कि जो शारीरिक शिक्षा की अवधि मानी गई है 7 वर्ष की। देखिए अरस्तु पहले वैज्ञानिक विचारक हैं जिन्होंने राज्य के लिए शिक्षा का प्रबंध किया है। तो इसमें देखते हैं इन्होंने शिक्षा को कई भागों में बांटा है। जैसे इनकी जो प्रथम शिक्षा चलती है, जो शैशव काल की शिक्षा है, ये 0 से 9 वर्ष की शिक्षा है, जिसमें प्रारंभिक जो अवस्था मानी गई है, इनका ये मानना है कि जो शिशु है उसके लिए समुचित भोजन का प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे वो कह सकते हैं कि हष्ट पुष्ट हो और पौष्टिकता प्रदान कर सके। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि जैसे ही शिशु
5 वर्ष में प्रवेश करे तो उसकी शारीरिक शिक्षा पर प्रबंध किया जाए और उसकी शारीरिक अवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए, व इसके व्यायाम का भी प्रबंध किया जाए। उसके बाद में इनकी जो द्वितीय शिक्षा प्रारंभ होती है वो 7 से 14 वर्ष की शिक्षा है। इसमें अरस्तू ने बताने का प्रयास किया है कि जो विद्यार्थी है उसके लिए पढ़ाई का प्रबंध होना चाहिए, लिखाई का प्रबंध होना चाहिए, चित्रकला का प्रबंध होना चाहिए और इसके साथ साथ उसे संगीत की भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद में अगला जैसे इसमें बताई गई है शिक्षा योजना में जो तृतीय अवस्था बताई गई है, इसमें इन्होंने ये बताया है ये 14 से 21 वर्ष तक चलती है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य की सेवा के लिए सैनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और वो आवश्यकता पड़ने पर सैनिक प्रशिक्षण या कह सकते हैं कि सैन्य सेवा राज्य को प्रदान करे। तो अरस्तू की जो शिक्षा योजना है यह 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो ये कह सकते हैं कि एक आदर्श शिक्षा प्रणाली मानी गई है। अगला जैसे प्रश्न में बताया गया है कि अरस्तू की शिक्षा कब समाप्त हो जाती है, तो भैया यह 21 वर्ष की अवस्था में अरस्तू की जो शिक्षा है वो समाप्त हो जाती है और यह एक आदर्श शैक्षिक प्रणाली मानी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से जी, ध्यान देंगे। अगला जो बताया गया है प्रश्न इस प्रकार से आया है कि अरस्तू के अनुसार शासन के कितने अंग हैं। तो भैया अरस्तू के अनुसार जो शासन के अंग माने गए हैं वो 3 अंग माने गए हैं और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीनों अंग बताए गए हैं इसमें प्रमुख रूप से ये बताया गया है कि जो शासक होना चाहिए या फिर कह सकते हैं जो शासन होना चाहिए वो आदर्श होना चाहिए, उसमें नैतिकता का समावेश होना चाहिए, इसके साथ साथ इसमें पूर्ण न्याय का वर्णन होना चाहिए और इसमें उत्तम नागरिकता का भी वर्णन होना चाहिए। ये समस्त बातें अरस्तू ने बताने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शासक होने के बावजूद भी उचित अधिकार ना मिलना कैसी समानता है, तो यह अपूर्ण समानता है। अगर देखा जाए तो इसे जो फलीभूत करने का प्रयास किया है या फिर इसे स्पष्ट करने का प्रयास ये कहा गया है कि जो शासक है वो अपने नागरिकों के लिए समानता का उचित प्रबंध करे और इससे ही क्या हो सकता है कि सामान्यतः एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताया गया है कि क्रांति का मूलभूत कारण क्या है। तो अरस्तू के अनुसार जो क्रांति है उसका मूलभूत कारण अन्याय माना गया है। देखिए अरस्तू ने अन्याय क्रांति पर भी अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने ये बताया है कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन ही क्रांति है और क्रांति के इन्होंने कई कारण बताए हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है सामान्य कारण। सामान्य कारण में इन्होंने ये बताया है कि जब राज्य में असमानता की दशा आ जाती है या फिर कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता आ गई, सामाजिक असमानता आ गई, तब क्रांति हो जाती है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है सामान्य कारणों में कि जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है या शासक जब आतताई हो जाता है तब क्रांति वहां पर प्रारंभ हो जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने विशेष कारणों में बताया है कि जो शासकों की धृष्टता प्रारंभ हो जाती है या वो लाभ के पद पर बढ़ने लगते हैं तब बहुत क्रांति होने के अधिकतर चांस रहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया है कि जब शासक सम्मान की लालसा से ग्रस्त हो जाते हैं तभी क्रांति के कह सकते हैं कि आधार बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया है कि किसी प्रकार की उत्कृष्टता आ जाती है, राज्य में क्षुद्र घटनाएं होने लगती हैं या फिर घृणा की स्थिति आ जाती है, भय की स्थिति आ जाती है, प्रमाद की स्थिति आ जाती है या विदेशी विजातीय तत्व उपस्थित हो जाते हैं या परस्पर विरोधी संघर्षों में कह सकते हैं कि असंतुलन की स्थिति आ जाती है या शासन प्रणालियों में क्रांति की दशाएं जो हैं वो विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्रांति हो जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने क्रांति के उपाय भी बताया है। इनका यह मानना है कि शासक व शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध होना चाहिए तभी क्रांति से निपटा जा सकता है और इनका यह भी मानना है कि सामान्यतः नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया है कि जो राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार स्थापित नहीं होना चाहिए, अर्थात जब राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है तो वहां पर क्या होता है कि जनता में असंतोष की स्थिति आ जाती है, जैसा कि मेरा अगला कथन भी इसी को लेकर के बताया गया है। इसके साथ साथ सभी को कानून का पालन करना चाहिए और भ्रष्टाचार रहित शासन करना चाहिए, विभिन्न वर्गों में संतुलन की दशाएं होनी चाहिए, विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए सामान्यतः भारत में अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो विदेशी थे उन्होंने उच्च पदों पर अपनी नियुक्ति स्थापित कर ली थी, जिससे हम अंग्रेजों के कह सकते हैं कि गुलाम हो गए थे। आगे उन्होंने यह भी बताया है कि बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना चाहिए, जिससे यहाँ के जो सामान्य नागरिक हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति कह सकते हैं कि कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न बताया गया है कि राजकीय सत्ता पर एकाधिकार किस स्थिति को जन्म देता है। तो अभी ये बातें बताई गई हैं, ये जनता में असंतोष की स्थिति को जन्म देता है, जिसे क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे देखते हैं।
अगला ये बताया गया है कि अगर औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की समस्त जो संपत्ति है वो व्यर्थ मानी जाती। यह कथन किसका है? तो यह कथन औरतों का है। और अरस्तु औरतों की शिक्षा में भी अगर देखा जाए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसका यही मानना था कि समान रूप से और जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए। आगे देखते हैं भैया, अगला प्रश्न बताया गया है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखना है भैया, जो जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो अरस्तु ही माने जाते हैं। जंतु विज्ञान हो गया, आपका जीव विज्ञान हो गया, इसके साथ साथ जो ये राजनीति विज्ञान है, इन समस्त शास्त्रों के जनक अरस्तु ही माने जाते हैं। आगे देखेंगे, एथेंस का संविधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया एथेंस का जो संविधान है इस पुस्तक के लेखक अरस्तु माने जाते हैं और यह विश्व का प्रथम वैज्ञानिक संविधान माना जाता है। आगे देखते हैं भैया कि अरस्तु के अनुसार यह बताया गया है कि नागरिकता कैसी प्रणाली है? तो अरस्तु के अनुसार जो नागरिकता मानी गई है यह एक कठोर प्रणाली है। अरस्तु का मानना था कि नागरिकता का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए या निवास के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि वही व्यक्ति नागरिक माना जाएगा जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अरस्तु का सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये मानना था कि जो यहाँ के नागरिक हैं, तो नागरिकता संबंधी इनके अगर विचार देखें तो उनका यह मानना था कि नागरिकता मिलने की एक कठोर प्रक्रिया है। देखिए इन्होंने पहले ये बता दिया था कि जन्मजात कोई भी नागरिक नहीं होगा। जैसे जो अरस्तु की शासन प्रणाली थी तो उसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते थे। दूसरा यह बताया गया था कि अभियोग चलाने का अधिकार नागरिकता नहीं है। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि देशद्रोही, देश से निकाले गए जितने भी व्यक्ति हैं वो नागरिक नहीं माने जाएंगे और जन्म लेने से नागरिकता नहीं मिलती है। इसके साथ साथ कुछ नागरिकता के गुण भी बताए गए हैं। इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि संपत्ति विहीन को नागरिक नहीं माना जाएगा, जितने भी दास हैं उनको नागरिक नहीं माना जाएगा, जितने भी श्रमिक हैं उनको नागरिक नहीं माना जाएगा, सूदखोरों को नागरिक नहीं माना जाएगा, स्त्रियों व बच्चों को भी नागरिक नहीं माना जाएगा, वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जाएगा। तात्पर्य यह है कि इन्होंने उन्हीं व्यक्तियों को नागरिक माना है जो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, शासन प्रणाली में या शासन सत्ता में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो, वो समस्त व्यक्ति यहाँ पर नागरिक माने जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न में बताया गया है कि अरस्तु ने राज्य का वर्णन कितने आधार पर किया है? तो आपको ध्यान रखना है, जो अरस्तु ने राज्य का वर्णन किया है वो 2 आधार पर किया है। इसमें सबसे पहला यह बताया गया है संख्या। तो संख्या की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः अरस्तु ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो राज्य की जनसंख्या है या जो राज्य की संख्या है वो ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना तो बहुत कम होनी चाहिए। इसमें यह माना गया है कि जो राज्य की जनसंख्या होगी वो औसतन हो, जिस हिसाब से राज्य के समस्त नागरिकों का कह सकते हैं कि कल्याण हो सके। आगे देखते हैं, अगला इन्होंने बताया है कि राज्य में नैतिकता जरूर होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक नागरिक का हर नागरिक के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को आसानी से पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य सामुदायिक समुदाय है, यह विभिन्न प्रकार की बातें बताई है। तो एक और बिंदु भैया यहाँ पर रह गया है अरस्तु का न्याय। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अरस्तु के न्याय के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अरस्तु का जो न्याय था वो सद्गुणों का आधार था, यही राज्य का आधार था। इन्होंने बताया कि व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी बताया है कि जो अरस्तु का जो न्याय है इसके 2 भेद माने गए हैं। इसमें पहला भेद है पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय के विषय में यह बताया गया है कि यह नैतिक गुणों से पूर्ण होना चाहिए और इसमें चरित्र की जो श्रेष्ठता है उस पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ अगला जैसे में यह बताया गया है कि वितरणात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय में यह बताया गया है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है। अर्थात इनका यह मानना है, जो द्वितीय इसमें प्रकार बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का राज्य में एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य को वह पूर्ण करे तभी वह राज्य का आदर्श नागरिक माना जाएगा। ये समस्त बातें अरस्तु ने बताने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं अरस्तु की जो कुछ रचनाएं हैं। जैसे इसमें प्रमुख हमने बताया कि इन्होंने लगभग 400 के आसपास रचनाएं रची हैं। पॉलिटिक्स सबसे महत्वपूर्ण है, एथेंस का संविधान उससे भी महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके साथ साथ इनकी जो रचनाएं हैं वो प्राणी शास्त्र से संबंधित हैं, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित हैं, ज्योतिष से संबंधित हैं, मनोविज्ञान से संबंधित हैं, तर्कशास्त्र पर संबंधित हैं और इसके साथ साथ इन्होंने भाषण कला पर भी रचनाएं रची हैं, काव्य लेखन पर भी रचनाएं रची हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हैं इन्होंने अरस्तु ने लिखने का प्रयास किया है। तो आज हम लोगों ने देखा भैया अरस्तु से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी
जीआईसी प्रवक्ता या दिल्ली टीजीटी, बीए हो गया, एमए हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, इन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। तो भैया अगर आपको ये वीडियो जो हमारा ये कह सकते हैं रिकॉर्डिंग वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने स्टडी ग्रुप में अवश्य से शेयर करें और इसके साथ साथ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।